हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। जेई सीरीज का अगला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर ईएम वेव्स। ये चैप्टर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ थोड़े कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको आगे के चैप्टर्स को समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को समझना या फिर इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर की शुरुआत करते हैं मैक्सवेल के इक्वेशन से। तो मैक्सवेल्स का जो इक्वेशन है, मैक्सवेल के ये जो चार इक्वेशन है, वैसे तो देखा जाए दीज आर सेट ऑफ इक्वेशन जिसमें से आपको गॉस लॉ भी मिलेगा। मैग्नेटिक मोनोपोल्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इससे रिलेटेड एक लॉ है आपके पास, एंड फैराडेज लॉ एंड एम्पियर मैक्सवेल है। ये जो चार लॉ मैंने लिख रखी है, इसका इन सारे का डेरिवेशंस या फिर इन सारे के बारे में रिलेटेड जो टॉपिक्स है, ये सब आप हायर लेवल में पढ़ोगे जब आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो, इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब आप पढ़ोगे, तब ये चार आप लॉ के बारे में बहुत डिटेल में जानना आपको पड़ेगा, राइट। बट हियर जहां से हमारी क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ये चार इक्वेशंस या फिर ये जो चार लॉज आ जाते हैं मैक्सवेल के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? जैसे कि हम अगर क्लासिकल मैकेनिक्स जब देख रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि आप जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस देख रहे हो या फिर लॉज ऑफ मोशन आप देख रहे हो, तो लॉज ऑफ मोशन या फिर जो मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे 3 न्यूटन्स के लॉज है, वो जितना ज़्यादा ज़रूरी है मैकेनिक्स के लिए, वैसे ही मैक्सवेल के ये 4 लॉज क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो क्या क्या है ये लॉ, ये आप देख लो। एक है E.dA = Q/ε, और जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, ये क्या कह रहा है कि चार्ज एनक्लोज बाय अ सरफेस Q/ε क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट, और नॉट पर यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ यूनिट एरिया और थ्रू एन एरिया। ठीक है, ये हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन देखो, सारे में क्लोज इंटीग्रेशन है। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि लिमिट इसकी जो है या तो सर्कुलर में हम लगा रहे हैं या फिर किसी क्लोज्ड एरिया या फिर क्लोज सरफेस में हम इसको इंटीग्रेट करें, दैट मीन्स द क्लोज इंटीग्रेशन। ओके, B.dA = 0, ये क्या होती है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स का कंसेप्ट होता है। देखो ये दो इक्वेशन सेम है, यहां पे क्या कहता है, ये गॉस लॉ, और ये B.dA, E.dA की जगह पे B.dA, ये है मैग्नेटिक मोनोपोल्स। इस इक्वेशन के बारे में जब आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स, या जैसे कि सिर्फ नॉर्थ पोल या फिर सिर्फ साउथ पोल जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसे हम कहते हैं कि एग्जिस्टेंस नहीं है इनका, क्यों नहीं है, मैथमेटिकली आप इससे समझ सकते हो। ओके, सिमिलर टू दिस फैराडेज लॉ, ये तो आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और ये है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या कहता है, B.dl = μ0 I + ID। अब ये है क्या, ये ID को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। देखो, दीज आर सेट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप लोग मैथ्स में पढ़ाया जाता है, बट अगर नीट के स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो आपको पता चल जाएगा। बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा, ये 4 है, बट चूंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है तो हमें ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअल में है क्या। डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली क्वांटिटी अपेयरिंग इन द मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो 4th इक्वेशन में आप देख सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड का रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कह सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फेनोमेना ऑफ ऑब्जर्व्ड इन अ कैपेसिटर। अब उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, 2 सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर रखी जाती है इस तरह से, राइट, और फिर इस पे चार्ज का डिसिपेशन देखा जाता है, और इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है, E0
क्या लिखे थे हमने, ई नॉट डी फाई डी टी, और ये फाई ई क्या है, ये फाई ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपली फ्लक्स आप लिख दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब समझते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। देखो अपने लाइट के बारे में जब हमने पढ़ा था तब हमने कहा था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये कब कैसे पता चल रहा है, ये हमने इसका एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ये भी हमने समझा था लाइट के बारे में। फाइन, तो देखा ऐसे क्या कि मैक्सवेल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन की, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रहे तो उसकी स्पीड को जब मैक्सवेल ने कैलकुलेट किया तो उसे सिमिलर आया लाइट की स्पीड के बराबर, ठीक है। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या एक्चुअल में, कि जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है लेकिन प्रोपोगेट कर रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और साथ ही में कोई फेज डिफरेंस उनके बीच में नहीं है। ओके, कोई फेज डिफरेंस उनके बीच में नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। हाँ, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑब्वियसली, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से भी परपेंडिकुलर है। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं। ओके, तो यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखूं तो ई एम वेव, ये क्या है, दो आपको फील्ड नजर आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, दो फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर और एक है मैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है, और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। फाइन, इलेक्ट्रिक वेक्टर को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, वैसे ही बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ठीक है। किस तरह से लिखा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने ये समझा था, ये एसी करंट क्या होती है, राइट। उसमें हमने वेव अगर वेव है तो इसकी इक्वेशन इस तरह से आएगी। फाइन, समझ में आ रही। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो भी ये इक्वेशन आप देख रहे हो इनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और इसी तरह से बन रही कि इसका जब मैक्सिमम आ रहा है इसका भी मैक्सिमम तभी आ रहा है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस इसकी नहीं है। वेयर ई नॉट और बी नॉट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड, ठीक है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड हम इसे कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। देखो बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे या फिर जो क्वेश्चंस नीट में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, बट जो मेन कंसेप्ट है उसे हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज को, एक तो प्रॉपर्टी आपको समझ आ गया कि परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है। फाइन, नाउ वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑकर्स साइमल्टेनियसली, राइट, देयरफॉर एट मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस। ये अभी जस्ट मैंने बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा सेम प्लेस में आ रही है और साइमल्टेनियसली चल रही है, फेज डिफरेंस नहीं है। The direction of electric and magnetic field are mutually perpendicular to each other and also to the direction of propagation of wave। बहुत ही सिंपल से दो थे। तीसरा क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर E and magnetic field B are related by equation C equals to E naught by B naught। तो ये जो E naught और B naught वाले जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे, E naught और B naught, ये एक दूसरे से रिलेटेड इस तरह से है, that is C, that is the velocity of wave or velocity of light equals to E naught by B naught। ठीक है, मतलब E नॉट बाई बी नॉट की जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, रिलेटेड बाय
C equals to E naught by B naught, where E naught and B naught are the amplitudes of the respective waves. या तो एम्पलीट्यूड कह लो या फिर पीक वैल्यू कह लो, क्योंकि है क्या ये E naught B naught हम समझ लेते हैं. सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो पीक वैल्यू है या फिर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. वो वैल्यू है क्या? B naught. और इसी तरह से ये वैल्यू क्या है? E naught है. ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है. द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ फ्री स्पेस वी कैन राइट इट एज C इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ओके, यहां से आप लिख सकते हो. अच्छा, इसको डिराइव भी हम कर सकते हैं. C क्या है? E नॉट बाई बी नॉट है ना. E नॉट बाई बी नॉट है. तो E नॉट और बी नॉट एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K/Q1 बाई R, और इसी तरह से बी नॉट का भी निकालेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई. इस तरह से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा C इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ओके, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एनी मीडियम. जब किसी मीडियम पे अगर फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लग रहा है, अगर कोई मीडियम है तो म्यू एप्सिलॉन लग जाएगा. ठीक है, क्या लग जाएगा? म्यू एप्सिलॉन, वेयर म्यू एंड एप्सिलॉन आर एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी. ओके, समझ में आ रही? कुछ और प्रॉपर्टीज भी है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के. क्या है वो प्रॉपर्टीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था कि दो वेव्स जब आपस में इंटरसेक्ट करती या फिर सुपर इम्पोज करती तो जो एक रिजल्टेंट वेव आता है, सपोज ये y1 वेव है, ये y1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव 1, और ये है y2 वेव. ये दोनों आपस में क्या हुई? टकराई. टकराने के यानी कि सुपर इम्पोज होके एक वेव निकली या फिर एक रिजल्टेंट वेव निकली. तो ये जो रिजल्टेंट वेव होगी ये क्या हो जाए? y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 हम लिख सकते हैं. दैट इज द सुपरपोजिशन. ये हम ऑप्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं. ये हम वेव्स एंड ऑसिलेशंस जब चैप्टर कर रहे थे क्लास 11th का, उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह से सुपर इम्पोज होती है. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे प्रोपगेट थ्रू स्पेस. एनर्जी को कैरी करती है. दिस एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली एनर्जी डिवाइडेड होती है. एनर्जी कितनी कैरी करती है, क्या कैरी करती है, इससे भी हम समझेंगे. फाइन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन देयर पाथ्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी और मोमेंटम को भी क्या करती है? ट्रांसफर करती है. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खुद की कोई मास नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मास नहीं है, बट फिर भी इसमें मोमेंटम है. हम क्या जानते हैं? मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. ये इतना जो जानते हैं, राइट. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मास को हम कंसिडर नहीं करते, बट मोमेंटम है, ये हम कंसिडर करते हैं. अब क्यों करते हैं ये थोड़ा डिटेल आपको जानना पड़ेगा, बट उसके लिए थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है जो कि आपके लिए नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, सो वो अभी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं. अगर आपको चाहिए कि क्यों हम मोमेंटम कैसे हो रही है बिना मास के, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा, बट इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा यस सर हमें जानना है. फाइन. नाउ फॉर डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल इफेक्ट्स EM वेव्स मोर सिग्निफिकेंस इन गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब जब ऑप्टिक्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, जब लाइट वेक्टर को देख रहे हैं, या फिर लाइट से रिलेटेड हम कोई भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कोई भी थीरीज हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक वेक्टर को नेग्लेक्ट करते हैं. हम इलेक्ट्रिक वेक्टर से हम अपना जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है उस पर इलेक्ट्रिक वेक्टर का ही हम जिक्र करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर को कंसिडर करके सॉल्व करते हैं. जैसे कि पोलराइजेशन हो गया, तो पोलराइजेशन में हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर जो अलग अलग ओरिएंटेशन में है, अलग अलग डायरेक्शन में है, उसे एक फिक्स्ड पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में करने को ही हम
क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इलेक्ट्रिक वेक्टर हर डायरेक्शन में हो सकती है, उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पोलराइजर लगाते हैं। बट यहाँ पे बात क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो उस केस में हम मैग्नेटिक वेक्टर को नेग्लेक्ट करते हैं। नाउ जो एक और आखिरी हमारे पास है प्रॉपर्टी, वो क्या है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, इसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑसिलेटिंग चार्ज which has no non-zero acceleration can produce electromagnetic वेव। ठीक है, इसी से हमारे जो कंसेप्ट था, जो बोर्स के मॉडल का जो कंसेप्ट था, जब आप सपोज रदरफोर्ड के मॉडल का जो कंसेप्ट था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूम रही है, तो हम कह रहे हैं कि अगर उसकी नॉन जीरो एक्सेलरेशन है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स पाथ में नहीं है, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था कि कोई फिक्स पाथ नहीं है बट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रही है। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट आया था, देखो यहीं से कंसेप्ट आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रही है तो ऑब्वियसली उसकी नॉन जीरो एक्सेलरेशन है ना, नॉन जीरो एक्सेलरेशन है। तो अगर नॉन जीरो एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगी, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हुए जाएगी तो फिर क्या होगा कि वो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तब वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगी। तो इससे वजह से एटम्स जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये इस कंफ्यूजन को दूर किया था किसने, इस कंफ्यूजन को दूर किया था बोर्स ने, राइट। उन्होंने कहा था कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होती है और तभी रेडिएशन एमिट करती है जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफर हो रही हो। तो ये तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई का टॉपिक हो गया जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है आपको। फाइन, तो इतना आप समझो कि वो जो टॉपिक है, वो जो रदरफोर्ड का जो क्या था, लिमिटेशन था, वो यहीं से आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी से आ रहा है। ओके, बात करते हैं एनर्जी की। तो प्रॉपर्टीज में ही था कि जो टोटल एनर्जी होगी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, दैट विल बी इक्वली पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो सपोज करते हैं कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम अगर देखना चाहें तो फॉर यूई इसे हम कह रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी associated to इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू बी और यू एम आप लिख लो, एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेयर यू ई कैन बी रिटन एज यू ई हम क्या जानते हैं, एनर्जी डेंसिटी पर या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, और यू एम को हम क्या लिखते हैं, दैट इज बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ओके, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी या फिर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसे अगर मैं कैपिटल यू लिखूं या फिर सिंपली यू लिखूं तो क्या होगी ये, दिस इज यू ई प्लस यू एम। ओके, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है, ये दोनों कहाँ से आए, तो ये जब हम मैग्नेटिक फील्ड का जो चैप्टर पढ़े थे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एंड जब इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तब मैंने ये सब समझा के रखा है आपको। ठीक है, तो अगर आपको फिर से वो चैप्टर रिवाइज करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो पहले के 2 क्लास 12th के चैप्टर है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि सिंस C क्या है, इक्वल्स टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और E/B की रेशियो भी यही है, 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये रेशियो है। अगर इसकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इसकी वैल्यूज को मैं अगर E स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करूँ, E स्क्वायर अपॉन 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आएगा, है ना, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आपकी वैल्यू आएगी। अब देखो, अब यहां से अगर वैल्यूज को मैं इधर पुट करूं, मतलब कैसे कि ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट। ई स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पे अगर पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे बी स्क्वायर, सॉरी ई स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट विल कैंसिल आउट, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम वैल्यू दैट इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ओके, सो दिस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा, मिलके हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी दैट विल बी 2, यानी कि बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये क्या आ रही है, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो या तो हमारी एनर्जी ये आएगी, एनर्जी डेंसिटी, ओके, बार बार मैं कह रहा हूँ दिस इज एनर्जी डेंसिटी, या तो हमारी एनर्जी ये आ रही है टोटल एनर्जी डेंसिटी, या फिर अगर मैं b के जगह पे अगर ई स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की है तो ई स्क्वायर के जगह पे बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ, तो बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू ई स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर के जगह पे मैं क्या पुट करने वाला हूं, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ई स्क्वायर, तो म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एक इधर भी बचेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो यानी कि 2 इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, u इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, या तो ये एनर्जी होगी या फिर ये एनर्जी होगी, ठीक है, और दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ही क्या है, सेम है। ओके, सो इसीलिए कहा जाता है कि इट इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है। ओके, तो अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि प्रॉपरली थ्योरेटिकल है, और इसको बस आपके कुछ वेवलेंथ्स को या फिर कुछ फ्रीक्वेंसी को आप याद रखना ही पड़ेगा। ओके, तो ये इस तरह से है। तो पहले बात, फर्स्ट ऑफ ऑल विजिबल रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, उसी तरह से इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वेव्स की कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ तो वेवलेंथ होगा। वेव ऐसे तो नहीं कहते हम कि फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, ये सब मिला के तो हम इससे कहेंगे ना कि ये वेव है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ का एक रेंज है कि यहाँ से शुरू होके किसी मिनिमम अमाउंट से शुरू होके मैक्सिमम इस रेंज के अंदर जो वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी को जो रेंज होगी, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, और अच्छे से अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ स्पैन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which further contains many sub ranges which are commonly referred as portion. This can be classified as infrared, ultraviolet range, UV range, that is ultraviolet visible range, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रेज, बहुत सारा। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ रेंज है, राइट, इस रेंज के बीच में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रहती है। अब उसमें भी कुछ सब रेंज है, ये अगर इस रेंज में हुआ तो इसे हम अल्ट्रावायलेट करेंगे, इंफ्रारेड कहेंगे, विजिबल रेंज कहेंगे। तो ये सब को हम लाइक इसके एक टेबल फॉर्म में, एक चार्ट फॉर्म में इसे समझेंगे। तो पहले तो देखो कि पहले हम क्या इस तरह से रेंज होती है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होते जाती है। देखो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है, माइक्रोवेव की थोड़ी ज्यादा, इंफ्रारेड, देन आती है विजिबल रेंज। और विजिबल रेंज मतलब इतने सारे जो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनमें से जो हमें विजिबल हो पाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो सिर्फ इतने ही रेंज की विजिबल, हमारे आंखों के लिए इतने ही रेंज जो है वो विजिबल है, राइट, जिसे हम लाइट कहते हैं। अब ये इसमें भी अब अलग कैटेगरीज आ गए कि अलग अलग वेवलेंथ में कलर जो है लाइट की चेंज होते जाती है, विबज्योर कलर। ठीक है, तो हर तरफ में एक छोटा छोटा इसे सेग्रीगेट कर दिया गया है। उसके बाद जैसे विजिबल रेंज से हम आगे बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज होगी, तो ये है अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हमें सनलाइट के थ्रू मिलती है, राइट। वन ऑफ द सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज आपको पता है, गामा रे जो कि न्यूक्लियर एटॉमिक न्यूक्लियर रेडिएशंस या फिर न्यूक्लियर फिशन में रिलीज होती है। ओके, इसी तरह से इंफ्रारेड भी है, और माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, इसकी बात तो हम
कर ही चुके हैं। ओके, तो अब बस एक चार्ट से समझते हैं कि इन सब की रेंजेस क्या है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो चाहे वो वेवलेंथ की, और सोर्स क्या हो सकती है। तो पहले हमारे पास आती है रेडियो वेव। तो रेडियो वेव में क्या कहा था मैंने कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है बट इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो वेवलेंथ देखो, ए फ्यू किलोमीटर टू 0.3 मीटर तक हो सकती है वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक, 10⁹ हर्ट्ज तक हो सकती है। 10⁹ हर्ट्ज इसकी मैक्सिमम है। इसके बाद ये रेडियो वेव से माइक्रोवेव में आ जाएगा। ओके, सो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज, ये सब आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 10⁻19 हर्ट्ज की ये एक वेव है, ये कौन सी वेव है, रेडियो वेव है, इंफ्रारेड है, या फिर माइक्रोवेव है। तब आप कंफ्यूज हो गए, है ना। तो ये डायरेक्ट सवाल, चाहे आप CUCT का एग्जाम दे रहे हो, यानी कि CUET का एग्जाम दे रहे हो, या फिर नीट का एग्जाम, इस तरह के एग्जामों में, इस तरह के एग्जाम्स में ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑब्वियसली जेईई में आपसे इतना आसान सवाल आपसे पूछेगा नहीं, सॉरी। ओके, तो इसकी रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी की रेंज 10⁹9 हर्ट्ज तक हो सकती है। ओके, सोर्स क्या हो सकती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से हम रेडियो वेव को क्रिएट कर सकते हैं। यूज कहां पे, टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड रेडियो। ओके, नेक्स्ट आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो रेंज है दैट इज 0.3 मीटर टू 10⁻³ मीटर तक हो सकती है। दैट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ माइक्रोवेव। वैसे ही अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 10⁻19 टू 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक हो सकती है। इसकी भी सेम सोर्स, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। माइक्रोवेव में आप देख सकते हो, जो माइक्रोवेव ओवन हमारे आती है वहां पे क्या होती है, माइक्रोवेव रेडिएशन ही तो रहती है। रडार एनालिसिस ऑफ फाइन डिटेल्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, माइक्रोवेव ओवन, ये सारे जगह पे इनकी यूज है। उसी तरह से इंफ्रारेड वेव, इसकी वेवलेंथ 10⁻³ से 7.8 × 10⁻7 तक हो सकती है। ये क्या है, वेवलेंथ की रेंज है। वेवलेंथ मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना, है ना। कंफ्यूज वैसे होंगे भी नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट हो गए तो कंफ्यूज होगे नहीं, क्योंकि ये मीटर में है ना, और ये हर्ट्ज में है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मीटर है तो लेंथ है, लेंथ यानी कि वेवलेंथ है। ओके, सो 3 × 10⁻11 टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, दैट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव, सॉरी इंफ्रारेड वेव। ये इसकी सोर्स क्या हो सकती है, मॉलिक्यूल्स एंड हॉट बॉडीज से इंफ्रारेड वेव निकल सकती है। हॉट बॉडीज सच एज, क्या हो सकती है, बहुत सारे हॉट बॉडीज आपके पास देख सकते हो, जैसे कि इंडस्ट्री, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, नाइट विजन डिवाइसेस, ग्रीन हाउस, रिवीलिंग सीक्रेट राइटिंग्स ऑन एंशिएंट वॉल्स, ये सब जगह पे इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। फोरेंसिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंफ्रारेड का, या फिर यूवी रेज का भी यूज किया जाता है। लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजिबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूं, इसका रेंज आपको याद रखना ही रखना है। रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी की रेंज की बात करें तो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये आपको याद रखनी है। साथ ही साथ 7.8 × 10⁻7 मीटर टू 3.8 × 10⁻7 मीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। देख रहे हो कैसे वेवलेंथ क्या है, धीरे धीरे घटते जा रही है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। ओके, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड इट क्रिएट्स और इट लाइक एमिट्स विजिबल लाइट, राइट। इसीलिए हमें जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल में सॉरी बोर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था कि कैसे जैसे एनर्जी लेवल को शिफ्ट कर रही है, बामर सीरीज, पासन सीरीज, लेमन सीरीज, ये सब जब हम पढ़ रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि जब थर्ड एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ रही है तो ये कलर का रेडिएशन निकल रहा है, ये कलर का रेडिएशन निकल रहा है। ये सब कहां से आ रही है, सोर्स क्या है इसकी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एक्साइटेड जब हो रही है। फाइन, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसकी यूज हो सकती है। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेज और यूवी रेज, जो कि जिसकी रेंज होती है 3.8 × 10⁻7 मीटर टू 6 × 10⁻10 मीटर तक। फ्रीक्वेंसी रेंज 8 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻17 हर्ट्ज तक। इसकी सोर्स है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस एंड सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एमिट की जा सकती है, करती है, यानी कि कहाँ यूज होता है, स्टेरिलाइजेशन में यूज होता है, किलिंग बैक्टीरिया, जर्म्स, फिंगरप्रिंट, राइट,
जो कि अभी मैं बताया था फोरेंसिक साइंसेज में। एक्सरेज का यूज तो आपको पता ही है कहाँ पे, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, स्किन ट्रीटमेंट में यूज होता है, ट्यूमर डिटेक्ट करने में यूज होता है, हर चीज, क्रैक्स, कहीं पे हड्डी टूटी है नहीं, एक्सरे हम करके बताते हैं तो वहां पे भी यूज होता है। तो इसकी रेंज क्या है, 10⁻⁹ मीटर टू 6⁻⁻12 मीटर तक। फ्रीक्वेंसी इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना पड़ेगा, 3×10⁻17 टू 5×10⁻19 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। इनर और more tightly bound electrons in the atoms will produce X-rays. Okay, gamma rays इसकी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से प्रोड्यूस करती हैं और इसका इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर कैसा है, एटॉमिकल लाइक न्यूक्लियर रिसर्च में इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी याद रखनी है, 3×10⁻18 हर्ट्ज टू 3×10⁻22 हर्ट्ज तक हो सकती है। दे ओवरलैप विद द अपर लिमिट ऑफ एक्सरे 10⁻⁻10 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर। मतलब इसकी जो लिमिट है या फिर इसकी जो रेंज है वेवलेंथ की और एक्सरेज की जो रेंज है वेवलेंथ की, ये दोनों आसपास है, राइट। मतलब सेम वेवलेंथ के एक्सरेज और गामा रेज एग्जिस्ट कर सकते हैं। आ गया समझ। तो ये हमारे पास कुछ थी, जैसे कि यहाँ पे 4 है और ये आपके पास रेंज के आपको जो भी यहाँ पे कलर किस तरह से अलग अलग वेवलेंथ में कौन कौन से कलर आएंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये है वेवलेंथ की रेंज और ये है फ्रीक्वेंसी की रेंज, गामा रेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। विजिबल को और तोड़ के लिखा गया है कि वायलेट जो है वो कौन से वेवलेंथ पे एक्सिस्ट कर रही है, तो 400 टू 450 तक हमें वायलेट देखने को मिलेगा, 450 से 500 तक हमें ब्लू, 500 से 550 ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। ओके, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ओके, तो यही था हमारे टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, और इसी तरह से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक भी खत्म होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें थी जैसे कि एनर्जी डेंसिटी हो गई और वेलोसिटी का रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी तरह के वीडियोज के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।